इसमें दो चीज पढ़ना हम लोगों को, एक पढ़ना डाइजेस्टिव ट्रैक और एक क्या पढ़ना हम लोगों को, डाइजेस्टिव आपको नहीं ग्लैंड पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ना था हम लोगों को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो हिस्सा पढ़ना हम लोगों को, एक क्या सर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ना है हम लोगों को, डाइजेस्टिव ट्रैक जिसका बोर्ड पे भी फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पढ़ना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका फोटोग्राफ भी हम बना चुके हैं बोर्ड पे, थोड़ा देर में मार्क कर देंगे। पेनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, ये सब ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड सब में आएगा। और हम ये भी बोल रहे हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक का दो और नाम था, दो नहीं तीन नाम था ना, एक गट था, एक नाम क्या था आपको एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल नाम था, और एक नाम था ना जो उसको करेक्शन होगा, हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का ही बोल दिए होंगे ना, उसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं इसको हम लोग। इसका एक नाम और क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से लाते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं जी। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोले तो मतलब पेट और खून की बात हो रहा है, पेट और ब्लड वास्कुलर सिस्टम एक ही हो गया, वास्कुलर नहीं बोलेंगे हम लोग, इस पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलेंगे, यही था करेक्शन होगा हम लोग का। और ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या कल पढ़ाएंगे हम आपको, नहीं पढ़ाएंगे, सेलेब्री ग्लैंड सब है, सेलेब्री ग्लैंड सब पढ़ना है इसी के अंदर में, लीवर पढ़ना है इसके अंदर में, लीवर वगैरह, पेनक्रियाज वगैरह सब पढ़ेंगे, पेनक्रियाज, उसके बाद बहुत सारा कुछ सब नाम सब है, लीवर है, पेनक्रियाज है, उसके बाद है ना इसमें आपको एक ये भी था, आपको क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, पेट के अंदर में पाया जाना गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, मतलब ये सब नाम सब सुनने को मिलेगा आज, है ना। हम आपको ये तो 10th का फोटोग्राफ बना जो साइड में हम बना चुके हैं, वो 10th क्लास का फोटोग्राफ है, लेकिन इसका एक और रूप हम लोग कल देख रहे थे, हमने कहा था इसका सबसे डिटेल करते हैं हम लोग, जब हमने बताया था आपको क्या कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक को देखिएगा ना, ये बार हम कलर पेन का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो हम बता रहे थे कि जब आप डाइजेस्टिव ट्रैक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, है ना, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जब देखते हैं अच्छे से, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिखाई देगा, इस जगह को तो माउथ कहेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे थे हम लोग, है ना, ये माउथ है, इस जगह को हम लोग क्या नाम दिए थे, माउथ, ओपनिंग को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, माउथ कहते हैं। अंदर में क्या देखते हैं हम लोग, ये जगह, इस जगह को बकल कैविटी के नाम से या ओरल कैविटी के नाम से बुलाते हैं। और उसके बाद आता है सर फेरिंग, तब गर्दन सब है, ओसोफेगस सबका नाम सब सुनने को मिलेगा जो हम बगल में बनाए भी हैं। और इसमें जो हम लोग देखते हैं सर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में, तो सर एक समय ऐसा भी आता है जिसमें ओसोफेगस के बाद स्टमक देखते हैं हम लोग, है ना, इस सब की बात करेंगे हम लोग आज। ये हो गया आपको, ये हो गया फेरिंग, और यहाँ पे आपको देखते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस आगे जाता है, और आगे जाने के बाद सबसे लंबा पाइप ये है, एक विंड पाइप है, एक लंबा पाइप ये है, तो हम थोड़ा देर बोलेंगे, थोड़ा रुक जाइए, हम इसको फोटोग्राफ पहले बना देते हैं। तो इसके बाद ये स्टमक हुआ, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ, और एक यहाँ पे एक से देखते हैं ये हिस्सा हुआ, और देन हाईली क्वाइल्ड पार्ट हुआ, एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट दिखाई देगा ये इस तरह से। और नाउ दिस आपको एक फाइनली एक जगह पे आके मिल जाता है, और जहाँ पे जाके मिलता है सर, है ना, वो एक लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये आगे बढ़ रहा है, और ऐसे जाते हुए यू टर्न लेते हुए कहाँ पहुंचता है सर आपको, पूरा ये सब वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से शुरू किया था। अब ये वाला हिस्सा जो देख रहे थे, है ना, तो ये सब जो फोटोग्राफ बना रहे हैं, अब यहीं पे आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पे 3 जोड़ा सेलेब्री ग्लैंड सब भी होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड सब, पेट को काट के देखेंगे तभी सब अंदर का दिखाई देगा नजारा, तो ये सब अंदर का नजारा सब है। उसके बाद यहाँ पे लीवर था, ये जो देख रहे हैं लीवर है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, इस जगह पे क्या पेनक्रियाज सब है, पेनक्रियाज क्या होता है समझेंगे हम लोग इसको भी। और दोनों मिलके एक साथ कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से भी सर बहुत सारा केमिकल सब निकलता रहता है, उस केमिकल सब के बारे में भी जानेंगे हम लोग, ये सब यहाँ से भी केमिकल सब निकलता रहता है जी। इतना बात सब हम लोग देखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये सब तो बात करेंगे ही सर, ठीक है, इस समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि डाइजेशन, वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक वो रास्ता है जहाँ पे खाना पचाया जाता है जी, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक एक ऐसा रास्ता हुआ जहाँ पे खाना को हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं जी, ठीक है। पर पॉइंट ये है सर कि हमको क्या इसका आपका लंबाई याद रखना चाहिए, हाँ याद रखना चाहिए, पर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के याद रखना चाहिए। देखिए हम दुनिया में 3 तरह का, क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं हम, है ना, दुनिया में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फूड खाने के आधार पे। आपको एनिमल जो देखते हैं हम लोग, एनिमल 3 तरह का होता है जी, ठीक है। हम लोग जो देख रहे हैं एनिमल जो देखिएगा वो 3 तरह का दिखाई देगा जी, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे हल्का सा, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं एनिमल जो देखते हैं हम लोग
वो 3 तरह का दिखाई देता है जी। एनिमल जब देखिएगा है ना, वो 3 तरह का होगा। एक होता है सर आपको हार्बीवोरस, एक होता है सर आपको हार्बीवोरस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैसा न्यूट्रिशन खा रहा है, शाकाहारी खाना खा रहा है तो हार्बीवोरस, मांसाहारी खाना खा रहा है तो क्या कहेंगे उसके लिए हम लोग, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कार्निवोरस। और जो शाकाहारी मांसाहारी जिंदा मरा सब कुछ खा लेता हो तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओमनीवोरस। एक होता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस होगा। और तीसरा होगा सर आपको क्या इसमें, कार्निवोरस होगा, कार्निवोरस दिखाई देगा। अब देखिए पॉइंट क्या है सर कि दुनिया में सबसे लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक किसका होता है, तो हार्बीवोरस का होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमें जो फोटोग्राफ देख रहे हो डाइजेस्टिव ट्रैक है, खाना पचाने का रास्ता। अमूमन हम लोग अपनी बात करें तो 6 से 7 मीटर का होता है, लेकिन जो शाकाहारी होगा जैसे हिरण हुआ, गाय भैंस हुआ, बकरी वगैरह हुआ, सब इस सब के पास 9 मीटर का डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक इसका सबसे लंबा होगा लेंथ वाइज। उसके बाद ओमनीवोरस का होगा डाइजेस्टिव ट्रैक, ओमनीवोरस का। उसके बाद होगा सबसे छोटा डाइजेस्टिव ट्रैक किसका होगा, सबका सबसे छोटा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना आपको कार्निवोरस का होगा जी। ठीक है, समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब खाना पचाने का रास्ता। जैसे देखो ना, यहाँ से कोई स्कूल जाना है ना, किसी को स्कूल जाना है तो सबसे लंबा दूरी किसका होगा, ये वही बात यहाँ पे भी है कि खाना पचाने के लिए सबसे लंबा पाइप किसके पास होगा, सबसे लंबा पाइप हार्बीवोरस के पास होगा। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था क्या, 4 गो ऑप्शन दे दिया था और पूछा था इस सब में से सबसे लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक किसका होगा, है ना जी। देखिए पहले हम उसको भी क्वेश्चन को भी समझेंगे, पहले आप लोग के मन में ये चल रहा ऐसा क्या है सर, सबका लंबाई एक जैसा क्यों नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक चलिए समझ में आ तो रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जरूरी है, और डाइजेस्टिव ट्रैक का लंबाई छोटा बड़ा क्यों है। देखिए तो इन लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक लंबा है तो इन लोग का खाना बहुत देर बाद जाके पचेगा, मतलब अभी खाएगा शाम में जाके पचेगा, मतलब दोबारा भूख लगने में अगला समय लगेगा उसको, है ना जी। लेकिन इन लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक छोटा है, खाना खाया नहीं कि 2-3 घंटा फिर भूख लग जाएगा, क्योंकि खाना जितना डाइजेस्टिव ट्रैक जितना छोटा हो उतना जल्दी खाना ना पच जाएगा। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। मान लें कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक हम बना रहे हैं फोटोग्राफ, ये इतना लंबा है डाइजेस्टिव ट्रैक, तो सर खाना पचने में यहाँ से यहाँ तक खाना पहुंचेगा तब ना अगला बार फिर से खाना खाएगा। समझा रहा हम क्या बोल रहे हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत छोटा हो, मतलब ना के बराबर दिखने वाला हाइट में हो, तो उसमें सर क्या हो जाएगा, सर डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत छोटा दिखाई देगा। तो इस केस में क्या देखेंगे हम लोग, तो सर जल्दी खाना पच जाएगा ना। पॉइंट समझा रहा जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो दुनिया में शाकाहारी जीव जंतु का डाइजेस्टिव ट्रैक बड़ा होता है किसकी तुलना में, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की तुलना में। हम लोग इस कैटेगरी में आएंगे। ये मत कोई लड़का कहना कि सर हम शाकाहारी खाना खाना शुरू कर देंगे तो मेरा भी डाइजेस्टिव ट्रैक बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, बाय नेचर से होता है। मतलब पैदाइशी एक कैरेक्टर है कि आप हम लोग ओमनीवोरस का लाएंगे, मतलब हम लोग मांस खाए न खाए हम लोग ओमनीवोरस के कैटेगरी में आते हैं जी। ठीक है, अब उसके बाद तुम लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा भी सर क्यों इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबा क्यों। देखो हिरन को डर लगा रहेगा ना, हिरन मान लीजिए कि बार बार जाएगा खाना खाने के लिए तो उसको कभी भी कोई शेर मार के खा जाएगा उसको। तो हिरन सोचती है क्या कि हम एक बार में खाना खा ले, अब बाद में अपना पचता रहे, मतलब अगले दिन भूख लगेगा। यही दिमाग मानसिकता से जाता है, क्योंकि उन लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक लंबा होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक लंबा होने की वजह से सर उसको है ना भूख, अगला भूख लगने में बहुत वक्त लगेगा। मतलब अभी खाना खाएगा सुबह में हिरन, सीधे उसको शाम में भूख लगेगा या अगले दिन सुबह में भूख लगेगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत लंबा है, इसलिए भूख उसको बहुत कम लगता है। इससे उसको एक बचने का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब वो नेचर में छुप के रहने में उसको ज्यादा मदद करे। लेकिन भर दिन खाना ही खाते में लगा देगा तो सर उसके लिए दिक्कत हो जाए ना, कि वो कभी भी उसको कोई भी जानवर मार के खा जाएगा उसको। यही बात यहाँ पे भी है। और कार्निवोरस को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो कोई मार के खाएगा ही नहीं। शेर को कोई मार के खाएगा जी, ठीक है, वो तो गलत बात होगा ना, मतलब होगा ही नहीं, नेचर में तो कोई शेर को मार के नहीं खा सकता है। तो पॉइंट क्या है कि उस सबको टेंशन नहीं, इसलिए उसका डाइजेस्टिव ट्रैक छोटा है। अब वो बार बार उसको भूख लगता है ताकि वो तुरंत खाना खाने के लिए, जैसे अभी 4-5 घंटा पहले 2-4 किलो मांस खाया था, फिर उसको भूख लग गया, फिर उसको 4-5 घंटा बाद 2-4 केजी मांस चाहिए होगा। ठीक है, तो मांस को खाने के लिए है ना, मतलब कि उसको बार बार उसको भूख लगता है, मतलब कार्निवोरस का डाइजेस्टिव ट्रैक छोटा होता है। ये लाइन लिखिएगा, हम नोट्स देंगे ना, उस नोट्स में लाइन लिख देंगे। बट अगर आपको नहीं लिखा होगा नोट्स में तो आप एनसीईआरटी में कहीं पे या कॉपी में बात लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम तुम लोगों से, है ना, क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन के बाद थ्योरी देंगे, है ना, कोई भी जवाब दे सकते हो। अब क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक, किसका डाइजेस्टिव ट्रैक लॉन्गेस्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, एलिफेंट,
एलिफेंट, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको एलिफेंट के बाद, है ना, एलिफेंट हुआ, एक हो गया आपको डियर हुआ, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, है ना, आप चौथा ऑप्शन दे वेजिटेरियन ह्यूमन, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन ह्यूमन, है ना जी। क्वेश्चन समझ में आया, एलिफेंट। है ना। हाँ जी, देखते हैं। तुम्हें ये क्या नाम है, अब्दुल बोले हो ना। जी सर। हाँ देखते हैं, और भी कोई है या अकेले जुड़ा हुआ आज? नहीं सर है। कोई माजिन है? जी सर माजिद है। हाँ बोलो रे माजिन, क्या होगा आंसर? माजिद का आंसर भी एलिफेंट है सर। अच्छा, और कौन, अदनान चैट है? में भेजा है। नहीं अदनान नहीं है। अदनान, अदनान अदनान नहीं, नहीं और है। कोई नहीं, दो ही लड़के, दो ही लड़के हो क्या? जी सर अदर ही लोग है। हाँ कोई बोलिए, किसी को आंसर देना है तो। हेलो। सर डियर होगा। डियर होगा, चलिए कोई तो बोली। और कुछ, और कोई है तो बोल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है ना स्मॉल फिश होगा जी, ठीक है। छोटी मछली का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है जी, कभी आप गौर करना होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों को सही तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पर एक्चुअली में आंसर यही होगा कि छोटे मछली जितना, शाकाहारी जानवर जितना छोटा होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उतना है। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले डर, छोटा जानवर को ज्यादा डर लगेगा ना, उसको कोई मार के खा सकता है, इसीलिए वो सोचेगा ना कि मेरा हाथी को किससे डर रहेगा, कम डर रहेगा ना, मतलब उसको ना के बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। जबकि एक छोटी मछली का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होगा, बहुत लंबा होगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर लगेगा भाई उसको कोई भी मछली या कोई भी बड़ा जानवर या कोई भी उसको मार के ले जा सकता है जी, ठीक है। पकड़ना है बात जो हम बोलना चाह रहे हैं, है ना। आपको और रिलेटिव कहोगी तो ये सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब, ये इंसान सबसे छोटा, मतलब इस तीनों की तुलना में इंसान का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा, क्योंकि हम बोल दिए आप, हम लोग ना फूड सेलेक्टिव होते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये खा सकते हैं ये नहीं खा सकते, चाइना वाला कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ओमनीवोरस की कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों शाकाहारी होगा, लेकिन शाकाहारी में सबसे ज्यादा लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसका होगा, है ना, स्मॉल फिश का होगा। नहीं समझा पाए तो रटना होगा आप लोगों को। हम आपको अभी पहले हिंट्स दिए थे कि हार्बीवोरस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सर वो, है ना, अपने आप को नेचर में प्रीडेटर से बच के रहना चाहता है। अब प्रीडेटर से बच के रखने के लिए वो कम खाना खाने के लिए बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि खाना खाने के लिए घास के मैदान में जाना पड़ेगा या बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसलिए वो बाहर ना निकले, इसलिए अपने आप को सर क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ज्यादा लंबा बना देता है या होता है उसके पास, जिस वजह से वो बच जाता है। हो गया जी, ये समझा दिए। ये एनसीईआरटी का एक थ्योरी है, एनसीईआरटी क्लास 10th में हम लोग ये देखे। अब आइए अपने ट्रैक पे आते हैं हम लोग वापस। हम लोग 10th का एनसीईआरटी में फोटोग्राफ देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है सर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये वाला फोटोग्राफ है। मिसिंग पॉइंट लिख देते हैं, ये स्टोमक है ना। और आप लोग अपना हिस्सा को बनाना सीख लीजिएगा, हालांकि आपको ऐसे सब में आएगा, है ना, मेन बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर कि हम लोगों को अंग पहचानना सिखाइए कि कौन सा पार्ट को क्या नाम देंगे। तो हम कहे थे कल, ये हिस्सा को ओपनिंग जहां देख रहे हैं ना, तो उसको माउथ कहते हैं। आप लोग का अंदर जहाँ पे जीभ रखते हैं वहां पे माउथ कहलाता है, वो गलत हो जाएगा आप लोग। माउथ बस ओपनिंग कहते हैं, जैसे आप बाइट लेने के लिए कोई चीज को आ करते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, माउथ के नाम से लाते हैं। नाउ नेक्स्ट, जहाँ पे जीभ और टंग रखा हुआ है, मतलब टंग और टीथ रखा हुआ है, सॉरी, तो उस जगह को बकल कैविटी के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फेरिंग्स, जहाँ पे हम लोग निगलते हैं कोई चीज को तो फील होता है कि सर यहाँ पे कुछ आया है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फेरिंग्स के नाम से बुलाते हैं। हमारे गर्दन में दो पाइप है सर, सामने की ओर से जो पाइप देख रहे हो ना, ये आपको क्या है, विंड पाइप है ना, ये हवा के लिए और आवाज के लिए आता है। इसके पीछे से मतलब इधर की तरफ से एक और पाइप है जो सॉफ्ट होता है, जिसका नाम क्या है सर, आपको ओइसोफेगस है। स्पेलिंग नहीं याद हो तो आप फूड पाइप भी बुला सकते हैं, उसके लिए फूड पाइप के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। नाउ देख आपके आगे जब बढ़ते हैं हम लोग इसमें, तो आपको यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, आपको स्टोमक, स्टोमक के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। स्टोमक एक बैग जैसा होता है सर, जैसे आप लोग कभी स्कूल बैग देखते हैं ना, वैसा ही बैग जैसा फीलिंग देता है आपको ये, है ना। और उसके बाद स्टोमक से आप जब आगे बढ़ते हैं सर, तब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाका मिलता है। कल हम डिफिनेशन दिए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है। लंबाई में सबसे लंबा चीज यही है, 3 से 4 मीटर का होता है ये। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओवरऑल 6 से 7 मीटर का होता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा होता है क्योंकि ये 3 से 4 मीटर का होता है ये सर, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तुम लोग ये भी गौर कर रही होगी कि सर सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक पाइप दूसरे पाइप से जुड़ा हुआ है।
जब इस तरह से जो जुड़ा हुआ है तो सब लार्ज इंटेस्टाइन भी देखे, और फाइनली एनस आता है। इस एनस के रास्ते से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब इस रास्ते से बाहर निकल जाता है जी। ठीक है, इसी चीज को हम लोग फिर से देख रहे हैं। अब इस बार हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे जी। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, पर एक दो बार पढ़ोगे ना इसको, एक बार दो बार घर पे बना के याद कीजिएगा तो आपको याद आ जाए कौन ऑर्गन कहाँ पे है। माउथ तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप कभी कभी ये देखिए, ये हिस्सा जो देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो ऊपर का जो ओंठ है इसमें एक गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है, उसको फेलिट्रॉन कहते हैं। तुम लोग से पूछे माउथ का क्या पहचान है, सर अपर लिप में अगर फेलिट्रॉन बना हो तो वही जगह पे माउथ होता है सर। माउथ ये है, इसके ऊपर में क्या देखते हैं, एक लिप है जिसका नाम क्या फेलिट्रॉन है सर। फेलिट्रॉन क्या करता है, बस है ना आपको खाना को ना साइड करता है, कुछ भी खाइएगा देख रहे यहाँ पे नहीं लगा रहेगा, उसको आराम से साइड हो जाएगा, मतलब ये हटाता है फेलिट्रॉन, मतलब ये पूरा बंद करता है, और आवाज सबको बनाने में भी ये मदद करता है। फेलिट्रॉन भी है यहाँ पे, इस जगह पे देखिएगा फेलिट्रॉन पाया जाता है जी। ठीक है, फेलिट्रॉन, फेलिट्रॉन पाई आउट ऑफ सिलेबस है जी, अगर घुस जा रहा है दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और फेलिट्रॉन के अंदर में जब जाते हैं, यहाँ पे जब आते हैं सर, है ना, मतलब जब तिथ है और तिथ के सामने से अंदर क्यों जाते हैं, तिथ के बाद का इलाका, मतलब उंगली हम जहां अंदर ले जा रहे हैं, और अंदर में जहाँ पे जीभ रखा हुआ हम लोग का, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, बक्कल कैविटी के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, बक्कल कैविटी के नाम से बुलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या बक्कल कैविटी का मेंबर सब बताइए, कौन कौन है जो बक्कल कैविटी का मेंबर है। तो हम आपको 3 मेंबर बोले हैं, लेकिन एक चौथा भी आज जुड़ जाएगा। 3 मेंबर में एक पहला मेंबर कौन है सर, आपको तिथ है ना। दूसरा मेंबर क्या, तिथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा दांत होता है, हम लोग एक दांत थोड़े है, तुथ और तिथ में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग जानते हैं। सिंगुलर पुलर भी आप लोग को ध्यान देना रहना होगा। और उसका टंग है, टंग एक ही होता है हम लोग का, है ना। और एक होगा सर आपको, है ना, उसका सेलेब्री ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड देखते हैं हम लोग। सेलेब्री ग्लैंड जो होता है सर, ये आपको 3 पेयर होता है, 3 जोड़ा सेलेब्री ग्लैंड होता है। एक्चुअली में इसमें स्टार दे रहे हैं जी। ठीक है, असल में तुम हमसे पूछोगे ना कि सेलेब्री ग्लैंड कितना था बकल कैविटी में, 0 होता है। हम साबित कर देंगे कि बकल कैविटी में सेलेब्री ग्लैंड 0 होता है, लेकिन अभी नहीं साबित करेंगे, जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाएंगे ना तब साबित कर देंगे कि सेलेब्री ग्लैंड हम लोग के अंदर में नहीं होता है, बक्कल कैविटी में नहीं होता है। ठीक है, पर अभी चलिए अभी मान लेते हैं सर बक्कल कैविटी में सेलेब्री ग्लैंड 3 पेयर होता है, थोड़ा सा स्टार दे दिए हम पहले ही, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे लेकिन बाद में। अभी तुम लोग कहोगे सर हमको आज की डेट में कोई टीचर हमसे पूछेगा बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो आप जरूर बोलिए तिथ पाया जाता है, टंग पाया जाता है, सेलेब्री ग्लैंड पाया जाता है, और एक चौथा चीज भी है सर जिसका नाम क्या, अल्वा। कभी आ करके जीव को आईना में जब देखे ना, आईना मतलब वो मिरर के सामने आ करिएगा तो आपको एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा कभी देखिए हो फिल्म में, कभी इस तरह से लटकता हुआ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको अल्वा बोलते हैं। ठीक है, अल्वा, है ना। मतलब अल्वा भी क्या होता है सर, बकल कैविटी का हिस्सा होता है, इससे आपका आवाज है ना, मतलब साफ या घरघराहट के साथ जो आता है अल्वा की वजह से आता है। कभी देखिए चोट उट लग गया यहाँ तक तो पूरा फूल उड़ गया तो आवाज ही नहीं आ रहा है, या कोई बच्चा जन्म लेता है ना शुरुआत में, ठीक है, मतलब उसको आवाज ही नहीं होता था, मतलब ठीक से बोल नहीं पाता, या तो तोतला करके बोलता रहता है, या नहीं तो मतलब कि अजीब तरह से बोलेगा जी। ठीक है, इसका पीछे कारण यही है कि सर उसका अल्वा है ना सर, उसका ठीक से नहीं डेवलप हुआ है, डॉक्टर ऑपरेशन करके या कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर देता है इसको, बट फिर भी अल्वा भी सर बकल कैविटी का ऐसा, खाना पचाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको नाम के लिए रहता है इसमें, है ना। कभी कभी साउंड से रिलेटेड होता है, पर ये जरूरी नहीं कि सर साउंड से एकदम यही मदद करता है, बस साउंड को ना मेलोडी बनाने में या क्रैकी बनाने में जिस तरह का आवाज होना चाहिए उस तरह का आवाज बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, और कभी गौर करना ये बात कि अल्वा के दोनों तरफ एक पर्दा होता है, ये पर्दा, एक पर्दा आज जाके मिरर के सामने में आकर एकदम जोर से आकर में आपको एकदम इस तरह से, है ना। और उसके अल्वा के दोनों साइड में आपको एक पर्दा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक आपको फ्रंट जैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग टॉन्सिल कहते हैं, टॉन्सिल, है ना, टॉन्सिल कहते हैं। कभी चोट लग गया या कभी ऐसे ना कोच काट के खा लेता है बहुत बच्चा, या गर्म खाना खा लिया तो पूरा फूल जाएगा टॉन्सिल, देखना इसको ये दर्द करता रहेगा, ये दर्द कर रहा है इसके अंदर टॉन्सिल, उसको दर्द कर रहा है, नीचे से भी टॉन्सिल होता है और ऊपर से भी टॉन्सिल होता है, 2 पेयर टॉन्सिल होता है, एक ऊपर से पर्दा होगा एक नीचे से भी पर्दा होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, है ना, आपको अल्वा दिखाई देगा, ऊपर की तरफ वाले में अल्वा दिखाई देता है जी। ठीक है, अल्वा का काम अलग है, टॉन्सिल का काम अलग है, ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, टॉन्सिल और अल्वा हम बता देंगे ओरली, लेकिन आप बकल कैविटी में इतना चीज पाया जाता है, आप लोग 10th के क्लास में टिथ पढ़ना है, टंग पढ़ना और सेलेब्री ग्लैंड पढ़ना है, अल्वा और टॉन्सिल आगे के क्लास सब में है, वह देख लेंगे बाद में, है ना। ठीक है, उसके बाद एक बार गौर कीजिएगा, यहाँ पे आते हैं, अब हो गया बकल कैविटी, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो एक पॉइंट आते हैं जिसका नाम क्या सर, फेरिंग, इसका नाम क्या सर, आपको फेरिंग्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या होता है सर, आपको ये पॉइंट क्या होता है सर, आपके दोनों के लिए होता है, सांस लेते हैं उससे भी हम लोग को क्या होता है सर, ये भी आपको कहाँ जाके पहुंचता है, ये भी पहुंचता है सर आपको फेरिंग्स के पास, और
जो हम लोग खाना खाते हैं उससे भी कहाँ पहुंचते हैं हम लोग, फेरिंग्स के पास पहुंचते हैं। मतलब दोनों तरीका है फेरिंग्स तक पहुंचने का जी, ठीक है। कोई लड़की इसको इंग्लिश में बोलेगी तो बोलेगा सर फेरिंग्स इज द कॉमन पॉइंट फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक। खाना खाने के दौरान भी फेरिंग्स आपको मदद करता है, वहां पे आपको खाना पहुंचता है। और फेरिंग्स के जब सांस लेते हैं आप तभी भी ऑक्सीजन यहाँ पे आता है जी, फेरिंग्स के पास आता है। फेरिंग्स वो पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या होता है सर, आपको कॉमन पॉइंट फॉर फूड एंड एयर होता है जी, ठीक है। कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट है ना आपको ऑफ फूड एंड एयर है ना, ये फूड एंड एयर का कॉमन पॉइंट है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। अब हमको ये नहीं समझ आता है सर, ठीक है। कोई लड़का अभी एक लड़का तो यही दिमाग लगा लिया होगा कि सर अच्छा यही बात है, जब किसी को कंजेशन हो जाता है या कॉमन कोल्ड हो जाता है तो वो मुंह से सांस लेता है सर, है ना। मुंह से सांस इसलिए लेता है क्योंकि सर यहाँ से भी फेरिंग्स तक पहुंचा जा सकता है, और नाक से सांस लीजिएगा तभी आपको यहाँ तक फेरिंग्स तक पहुंचा जा सकता है जी, ठीक है। और ऐसे बनाता है फेरिंग्स, कभी भी इधर से देखो यहीं पे अल्फा रहता है जी, अल्फा यहीं पे ना अल्फा रहेगा, तो ऑक्सीजन हमेशा इधर ही आएगा जी, अंधेरे की तरफ है, ये नहीं कि कोई लड़के सर नाक से सांस में मुंह से बाहर निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जी, ठीक है। बनावट इसी तरह से होता है कि भाई इधर से हवा निकलने का चांसेस कम रहता है जी, ठीक है। लेकिन हाँ इधर से सांस लेके भी हम ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, मुंह से भी सांस लेके पहुंचा सकते हैं। पर अब एक प्रॉब्लम यहाँ से आता है आगे सर, क्या चलिए सर किधरों से ऑक्सीजन आया है ना, पर ऑक्सीजन को तो जाना किसमें, लंग्स में है ना, क्या कुछ मिटाते रहे ना जी, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये भी फोटोग्राफ पे देख सकते हैं, यहाँ वाला फोटोग्राफ में देखिए, यहाँ ये जो देख रहे हैं ये पाइप ब्लू पेन से जो बना रहे हैं ये विंड पाइप है, इसका नाम कल हम रखे थे ट्रैकिया, इसका विंड पाइप भी इसको हम लोग बोलते हैं। विंड पाइप 10th के बच्चे को तो विंड पाइप भी याद हो जाता है, वैसे हालांकि इंग्लिश अच्छा नाम ये है ट्रैकिया। और ट्रैकिया आगे जाके लंग्स में खुलता है सर, ये आगे जाके किस में खुलता है, अगला टॉपिक हम लोग का लंग्स भी पढ़ना है हम लोग को। ये लंग्स जो है ऐसे है, लंग्स में भी जाके आपको खुलना है सर। तो सर हम सांस लिए, आपको ऑक्सीजन लिए, सर ऑक्सीजन को जाना इधर है, क्योंकि इधर ही जाएगा तो उसका मकसद पूरा होगा, पेट में जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं कभी पूरा होगा। या हम आपको ये और बात कर सकते हैं कि कभी भी आप तुम नाक से सांस लो या मुंह से सांस लो, ऑक्सीजन हमेशा इसी रास्ते में जाएगा, हमेशा लंग्स में ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन पेट में चला गया, पहले पर जी। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ सर, आप नाक से भी खाना खाइएगा तभी आपको सर खाना कहाँ जाएगा, तो स्टमक में ही आएगा, फूड हमेशा स्टमक में, कभी भी रास्ता दोनों का डेविएट नहीं किया है। मतलब यहाँ पे कोई जरूर चेक पॉइंट है सर, यहाँ पे कोई जरूर गार्ड बैठा हुआ है जो जानता है कि किसको किधर भेजना है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाना सब लड़का कि फेरिंग्स एक जगह है सर जहाँ पे ऑक्सीजन और फूड एक कॉमन जगह पे आके मिलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको ये कहना चाह रहे सर, क्या यहाँ पे कोई मिसलीडिंग नहीं होता होगा, क्या मिसगाइड नहीं हो जाता होगा कि ऑक्सीजन इधर घुस जाए, खाना इधर घुस जाए, कभी नहीं ऐसा हो सकता, कभी नहीं हो सकता है ना। कभी देखते हैं हम लोग, अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन आपको लंग्स में न जाकर के पेट में चला जाए, इसका मतलब यहाँ पे जरूर कोई कंट्रोलर होगा जो कंट्रोल करता होगा। नाम हम उसका लिख रहे हैं अभी, एपिग्लोटिस। इस जगह पे एक कंट्रोलिंग पॉइंट होता है, सिलेबस है जी, पढ़ना है हम लोगों को। एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस गाइड करता है। जैसे देखो ना, तुमको अब बहुत सारा एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक मोहल्ला में दो शादी है और तुमको एक ही आदमी का इनविटेशन मिला था, और शादी जिसके यहाँ था ना मोहल्ला में, उस दोनों को भी पता है कि भाई यहाँ पे लगता है बहुत सारा है ना गेस्ट उल्टा फुल्टा हो सकता है ना, तो वो मोहल्ला में एक आदमी को खड़ा कर देता है, वो बताता रहता है कि आप किसके यहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। आप पूछे फलाना आदमी यहाँ जाना, वो उसका शादी इधर हो रहा है, अब कोई आदमी बोलता है कि नहीं नहीं उसका शादी उधर हो रहा है, मतलब वो बताता रहता है। अब कोई लड़का जबरदस्ती थिएटर बच्चा सब भी होता है ना, कहता दोनों जगह खा के आएंगे है ना, तो उसको मार के भगाता है कि ना उधर नहीं खाना, तुमको इधर खाना है, ठीक है। पहले पर आज हम कहना चाहें, मतलब एपिग्लोटिस एक ऐसा चीज है जो गाइड करता रहता है, गाइड करता है सर आपको है ना, ऑक्सीजन को एंड आपको फूड को, मतलब खाना किधर जाना चाहिए और ऑक्सीजन किधर जाना चाहिए, इसको गाइड करता है। हम जब आपको डिटेल करेंगे ना तब हम एपिग्लोटिस का काम कैसे होता है ये समझाएंगे, लेकिन अभी तुम लोग को ये इंग्लिश याद रखना है, एपिग्लोटिस एक ऐसा चीज है जो फेरिंग्स के रीजन में पाया जाता है, और ये गाइड करता है ऑक्सीजन को किधर चलना चाहिए और फूड को। तुम लोग नहीं सर गलती हो जाता है, देखे हैं जब कभी तुम लोग खाना खा रही होगी, जब छींक आ जाए है ना, खाना खाते वक्त ही छींक आ जाता है, तब आपको देखिए नाक से चावल सब निकलना शुरू या पानी निकलना शुरू हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का खा रहा है खांसना शुरू कर दिया, ऐसा खांस रहा है कि सर उसको ना वो जो खाना उसको चाहिए था फूड पाइप में जाने का, तो नाक के रास्ते से बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम में एपिग्लोटिस गड़बड़ा जाता है ना जी। मान लीजिए बाराती का दोनों झुंड आ गया, मानिए पूरा बैंड बाजा के साथ घुस रहा था, तो वो आदमी भी कंफ्यूज है कि नाचे कि फिर इसको समझाए, ठीक है जी, वो भी उसके साथ नाचना शुरू कर देता है, फिर उसको याद आता नहीं मेरा ये काम नहीं है, फिर उसको समझाने में टाइम लगता है, उसको उस टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो क्या करता है सब कहता है भागो सब यहाँ से, ठीक है, किसी को नहीं आने देंगे, ठीक है। तो वैसा टाइप का हो जाता है सिचुएशन, हम लोग समझेंगे इसको एपिग्लोटिस का काम क्या है। लेकिन अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग,
एपिग्लोटिस से जब नीचे जाएंगे हम लोग, ये वाला पाइप जो ब्लैक पेन से बना हुआ है उसका नाम क्या है सर आपको? ये आपको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये ऐसा जो देख रहे हैं हम लोग, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये फूड पाइप है जी। ये वाला लाइन जो देख रहे हैं इसका नाम फूड पाइप है। ये 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है ना। इसका नाम क्या आपको? ओइसोफेगस है जी। ओइसोफेगस होता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है सर आपको? फूड पाइप के नाम से लाते हैं। एक सवाल उठता है क्या कि ओइसोफेगस का काम क्या है? जो भी आप खाना खाते हैं ना, उस खाना को नीचे की ओर ले जाने में मदद करता है, मतलब नीचे की ओर ले जाके स्टमक में ला करके डालता है सर, ठीक है। अब इसी में जब हमको कोई लड़का फंसाएगा क्या, कहेगा सर हम एक चम्मच खाना खाएं और जाके सूत गए ऐसे करके, मतलब ये ऐसे, मतलब ऐसे करके सो गया है, तो क्या वो खाना यहीं पे अटका रह जाएगा? नहीं। तो जो भी कुछ खाइएगा ना आप, वो खाना आप चाहे कैसे हो, खाना खाने वाला उल्टा हो जाओ, मतलब माथा नीचे कर लो, आप पैर ऊपर कर लो। जैसे कोई बंदा है, जैसे अब्दुल रहमान जैसा बच्चा सब है ना, वो कहेगा ना कि हम खाना खा लिए सर, ठीक है, और खाना एक चावल घोटा है, अभी वो निगला ही है, फेरिंग से आगे बढ़ गया वो खाना, और खाना खाने तुरंत तो पलट गया इससे, है ना, उल्टा, है ना। तो क्या वो खाना नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से बाहर आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। तुम खाना खाने के बाद दाएं पलटो, बाएं पलटो, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तुम्हारा खाना डायरेक्टली हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। मतलब यहाँ पे ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। खाना जो खाते हैं हम लोग, चाहे सो जाइए या कैसे भी हो जाए, खाना आराम से जहाँ नीचे चला जाए। यहाँ पे मांस होता है, ऑसोफेगस में मसल्स के बने होते हैं, ये आपको खाना को धक्का दे करके नीचे की ओर डाल देते हैं। ये ऑनलाइन क्लास सब नहीं, यूट्यूब पे जो चलता रहता है उसमें ना लाइव चैट सब चलता रहता है, बच्चा ये सब भी पूछता है ना। टीचर देख रहे थे कि वो स्किप कर दिया इस बात को, लेकिन बताना चाहिए था उनको कि भाई यहाँ पे जो खाना है, वो खाना जो देखते हैं हम लोग, वो नीचे की ओर ही जाएगा। क्यों नीचे की ओर जाएगा? कि मसल्स है ना, उसको नीचे की ओर ले जाता है। मांस का आपको हिस्सा है। जैसे मान लीजिए आप एक नहीं एक बड़ा सा चादर ले लीजिए, उस चादर को आप ऐसे करके झाड़िएगा ना, तो एक वेव बनेगा, ऐसे करके वेव, और उस वेव पे जो भी सामान आएगा सर, वो आराम से आगे की ओर धकेलते हुए चला जाता है जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब जब आप स्टेटमेंट सब समझिएगा कि एक जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता है, ये है ना, इस रास्ता पे खाना तो चल नहीं सकता भाई, इसके पास सिलिया फ्लैजिला तो है नहीं, और ना ही हम इस पाइप में कहीं पे सिलिया फ्लैजिला का चक्कर कर चलाएं कि मतलब सिलिया फ्लैजिला है उससे जाता है, ये भी हम नहीं बोले। ऑसोफेगस मांस का बना होता है। तो सर मेरा कहना ये है कि खाना यहाँ सर से यहाँ पे कैसे पहुंचा, फूड जो है यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच रहा है, क्या ग्रेविटी ले जा रहा है? अगर हम ये बात बोल देते ना कि ग्रेविटी ले जा रहा है, तो तुम फंसा लेता हमको, कहता हम उल्टा हो जाते हैं, तब क्या ग्रेविटी ना ले जा पाएगा? ठीक है, तो हम करें भाई ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग यही रटोगे, 10th का बच्चा से पूछा जाएगा, 10th का मास्टर से पूछता है कि आप खाना खाते हैं तो ऑसोफेगस से खाना नीचे की ओर कैसे जाता है? पहला ऑप्शन देगा ग्रेविटी के जरिए जाता है, दूसरा ऑप्शन देगा कि तुम कूदती हो, है ना, मतलब ऐसे से कूदते झाड़ते नहीं, ऐसे करके झाड़ते ताकि वो नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है पानी पीते तो पानी धकेल के ले जाता है उसको। चौथा ऑप्शन देगा कि मांस अपना कुछ मूवमेंट करता होगा जिससे ले जाता होगा, तो आपका जवाब चौथा ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन में क्या होगा? मसल्स जो था ना, वही धक्का मार करके नीचे की ओर ले जाता है सर, है ना। ये जैसे हम फूड है, यहाँ से यहाँ ये ले जाएगा, ये दीवार, ये मसल्स है ना, आपको वेव जैसा चलने लगेगा। अब वेव जैसा जो चलेगा, ब्रेन चलाता है, वेव जैसे चलने से यही आपको चलना शुरू कर देगा इस पे, है ना जी। जस्ट लाइक आपको अभी पानी में कोई बॉल चला गया होगा और उसको ईटा फेंक फेंक करके अपने तरफ लाई होगी, उसी तरह से, या आप कभी आप देखिए घर में जो आपको चादर वगैरह होगा, या टॉम एंड जेरी भी देखे होंगे, तो उसमें वो चादर नहीं पलटता है तो एक वेव बनता है, वो वेव से उसको अपने तरफ खींच लेता है या उधर की ओर भगा देता है। सेम बात यहाँ भी है कि वेव इस तरह से बनता है सर कि इस पे रखा हुआ फूड हमेशा आगे की ओर भागेगा, इस तरह से आगे की ओर चलता चला जाएगा। हो गया, हम समझा दिए आप लोगों को। सर जब वेव वेव बोलेगा तो फिजिक्स का मास्टर जैसा आपको बात हो जाएगा, पर यहाँ पे इंग्लिश हो जाए पेरिस्टाल्सिस, है ना, मूवमेंट कहते हैं। ऑसोफेगस क्या शो करता है, अभी हम सब डिटेल करेंगे, अभी थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं आप लोगों को। ऑसोफेगस का काम क्या होता है? खाना को आगे क्यों ले जाता है ना, टेक, है ना, आपको लिखा आपको मूव फूड, है ना, फूड आपको टुवार्ड आपको किसके तरफ? टुवार्ड स्टोमक के तरफ, है ना, स्टोमक के तरफ ले जाता है जी, ठीक है। और ये सब ब्रेन के कंट्रोल में होता है, बाय मेकिंग पेरिस्टाल्सिस वेव, बाय मेकिंग, उस वेव का नाम क्या है? बाय मेकिंग पेरिस्टाल्सिस वेव, है ना। देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा, और आपके पास एनसीईआरटी आसपास में है ना, पेरिस्टाल्सिस, है ना, पेरिस्टाल्सिस वेव, देख लेना स्पेलिंग, पेरिस्टाल्सिस वेव बना करके, या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वही बात हुआ, मूवमेंट वेव, है ना, इसकी मदद से वो ले जाता है। पेरिस्टाल्सिस वेव अपने आप जनरेट किया गया वेव है जो ब्रेन के द्वारा किया जाता है, यही वो आगे क्यों ले जाता है। वोमिटिंग के टाइम में उल्टा चलने लगता है, इसलिए अंदर का खाना बाहर निकल जाता है। अभी आप नॉर्मल फिट होंगे तो खाना आपको नीचे की तरफ जा रहा होगा, और जब मन खराब रहेगा, ब्रेन समझने नहीं पा रहा क्या करे, तो हो सकता है ऊपर, नीचे का खाना ऊपर की ओर फेंक देगा, ठीक है, मतलब उल्टा चलता है, बैकवर्ड चलने लगता है। नहीं तो आपको हमेशा
नीचे की ओर चलता है जी, ठीक है। अब वोमिटिंग क्यों होता है ये सब भविष्य में जानेंगे, वोमिटिंग क्यों होता है। लेकिन आपको हम ओसोफेगस पढ़ा दिए। ओसोफेगस पढ़ाने के बाद एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है सर, उस बैग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, स्टमक के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। एक बैग नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग, है ना, स्टमक के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। यहाँ पे ओसोफेगस था, ओसोफेगस के बाद क्या था आपको यहाँ पे एक स्टमक था, स्टमक के बाद क्या आता है सर आपको, है ना, आपके नीचे स्टमक के बाद नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन हम स्टमक जो देखते हैं ना सर, ये जे जैसा फीलिंग होगा, जे शेप जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है, जे शेप में यह दिखाई देता है, ठीक है, जे शेप में आपको ये होगा स्टमक, है ना। और हम लोग का जो स्टमक देखते हैं, हम लोगों में लड़का का स्टमक बड़ा होता है, तो ज्यादा खाना कौन खाता है, लड़का खा सकता है जी, ठीक है। और लड़की का स्टमक छोटा होता है, वो कम खाना खाती है, देखना भी उसे भी कम खाती है ना। तो लड़का का स्टमक, मेल का स्टमक क्या होता है, हम लोगों में अपनी बात करें, मेल का स्टमक बड़ा साइज का होता है और फीमेल का स्टमक क्या होता है, छोटा साइज का होता है जी, ठीक है। अब ये इस हिसाब से देखा जाए तो सर जब मेल ज्यादा खाना खा सकता है, स्टमक का काम होता है खाना को जमा करना। अब मान ले बड़ा साइज का हो गया तो 4-5 किलो खाना जमा कर सकता है, लड़की में 3 से 4 किलो होगा तो 3 से 4 केजी तक खाना जमा कर सकती है जी, ठीक है। इसी को क्लास 6 या 7 में दिया हुआ है कि एक आदमी के अंदर में स्टमक कैसा दिखता है। एक आदमी को जब गोली लगा था ना, तो गोली को जब एक 6 या 7 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ ये बात, ये गोली लगा था ना उसको, तो गोली जब निकाला ना तो डॉक्टर उसके घाव को नहीं भर पा रहा था, मतलब उसका पूरा स्टमक दिख रहा था। ये भी बात तुम लोग ध्यान है ना, स्टमक हम लोग यहाँ पर है, बोला नहीं कहता ये है स्टमक, नहीं जी ये है, लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, यहाँ पर है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सब है। आप जो खाना खाते हैं ना तो उस वजह से ये इसको धक्का दे करके ऐसे बढ़ा देता है स्टमक को, ठीक है। बट यहाँ पे स्टमक हम लोग का है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 20 से 25 सेंटीमीटर का ये भी होता है जी, ठीक है। मतलब इतना बड़ा होगा स्टमक, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर का स्टमक होता है। हाँ नमरता है, बैग है, बैग है तो नमरेगा ही, मतलब इलास्टिक आपको जैसा होता है ये। और इसमें हम लोग खाना जमा कर सकते हैं, मेल ज्यादा खाना जमा कर सकता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। वो सब इस समय क्या था, वो जो नाम सब सुनेंगे हम लोग, क्या क्या नाम था उसका, ऊंट सब का, ऊंट सब में अपने वो स्टमक में पानी जमा करके रखता है, ये सब थोड़ा देर बाद बात करेंगे। पर हम लोग अभी अपना स्टमक देख रहे हैं, तो स्टमक हम लोग का क्या है, लड़का बड़ा होता है। आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लड़की का स्टमक छोटा क्यों होता है, क्योंकि लड़की के इसी जगह पे यूटेरस होता है, बच्चादानी होता है, जहाँ पे वो बच्चे को पाल सकती है, ठीक है जी। इस जगह पे स्टमक के ही जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे क्या देखते हैं, इस जगह पे एक आपको यूटेरस होता है जो बच्चे को पालने के लिए, इसलिए उसको जगह नहीं मिलता रहता है, समझा रहा जी, मतलब फोटरा बनाएंगे ना, यहाँ पे यूटेरस होता है, इस जगह पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे यूटेरस होता है जी। यूटेरस होने की वजह से स्टमक यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। और कभी कभी फिल्म देखते हैं, ठीक है, उन्हें देखता है, गुड न्यूज देता है, गुड न्यूज मतलब वोमिटिंग करना शुरू कर देता है कोई फीमेल, है ना। तो जो वोमिटिंग ऐसे नॉर्मल भी है, ऐसे भी हो सकता है, मन खराब है तो वोमिटिंग हो गया। पर जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, जैसे यूटेरस का साइज में थोड़ा बहुत हलचल होने लगता है, तो यहाँ पर खाना वो धक्का मिलता है इधर से। देखो ना, ये यूटेरस हुआ, इसमें बेबी आया, बेबी के आने से सर क्या हल्का फुल्का धक्का लगेगा ना जी, हल्का धक्का लगे तो क्या ऊपर की ओर खाना जाएगा, ठीक है, और ऊपर की ओर खाना जाए तो ये हल्का फुल्का वोमिट, मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा खाना ही वोमिट कर रही है, थोड़ा बहुत खाना का वोमिटिंग जो होता है ना, वो इसी वजह से होता है, यूटेरस में कुछ मूवमेंट होना शुरू हो जाए। नॉर्मल फीमेल में यूटेरस में मूवमेंट नहीं होता है, यूटेरस में मूवमेंट कब होता है, जब बेबी आता है उसमें, तब जब इसमें बेबी बनता है तब स्टमक पे लोड बनता है सर, इस लोड के वजह से इसके अंदर का जितना भी सामान होता है बाहर क्यों निकल जाता है, इसलिए वो वोमिट करती है। पर ये हर रोज नहीं चलता रहता, शुरुआत में चलता रहता है बस, काहे, क्योंकि ब्रेन समझ नहीं पा रहा है हो क्या रहा है, फिर ब्रेन समझ आता है वो यूटेरस की वजह से ऐसा हो रहा है, तब कहता है स्टमक भाई तू पीछे हट ही जाता था, मतलब स्टमक अपना कर्व मोड़ लेता है, ठीक है, ताकि यूटेरस को क्या हो, दिक्कत ना हो जी, ठीक है। लेकिन शुरुआती दिनों में पहला 1-2 सप्ताह में क्या होता है, वोमिटिंग होता रहता है, ठीक है, उसको आपको है ना इस तरह से किस समझ रहा है हम क्या समझाना चाह रहा है, मतलब यूटेरस जो है ना, इसके वजह से फीमेल का स्टमक का साइज छोटा होता है जी, ठीक है। और है ना जी, आपको मेल का में यूटेरस होता नहीं है, मेल में यूटेरस नहीं होने के कारण उसका स्टमक का साइज परफेक्ट रहता है या बड़ा साइज का रहता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टमक जो देखते हैं ना, नया एनसीईआरटी बुक में स्टमक को है ना सर आपको 4 हिस्सों में बांटा है ना। नया एनसीईआरटी मतलब आपको थोड़ा सा आगे वाला एनसीईआरटी मतलब 11th का कहा जाए तो 10th में सीधे स्टमक लिख के छोड़ दिया है, लेकिन देख लेते हैं 4 स्टमक को पार्ट होता है। एक स्टमक का यहाँ वाला जो पार्ट देखते हैं, जहां से जैसे ही पाइप खुल रहा है यहाँ आ रहा है, ये जगह को कार्डियक बोलते हैं हम लोग, कार्डियक। स्टमक के 4 पार्ट है, जैसे कल स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 पार्ट बता रहे थे ना, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सर 4 पार्ट है, कार्डियक होगा, है ना, एक यहाँ पे होगा पाइलोरिक होगा जी, पाइलोरिक होगा, है ना, एक सॉरी यहाँ पे फंडस होगा, इस जगह को क्या नाम देते हैं, फंडस। देखो ये सब क्लास में अगर जा रहा है दिमाग में तो बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको छोड़ भी सकते हैं आप। ये फंडस होगा, है ना,
और सबसे बड़ा पार्ट जो नया एनसीईआरटी बुक में जोड़ा है जी, है ना जी, जो 11th का नया एनसीईआरटी बुक लिए होगे ना, उसमें ये बात जोड़ा है कि स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट उसका बॉडी है, उसका बॉडी सबसे बड़ा हिस्सा है जी, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ लेगा स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट बताइए, स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट उसका बॉडी होगा, और सबसे इंड पार्ट जो देखते हैं सर यहाँ पर, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग पाइलोरिक के नाम से बुलाते हैं जी, पाइलोरिक, पाइलोरिक के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। स्टमक में 4 पार्ट होता है, CFBP है ना, मतलब इसको हम लोग जब देखेंगे हम लोग, इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, 4 पार्ट दिखाई देगा, कार्डियक है ना, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ये नया बात जुड़ा है, नया बात मतलब न्यू 1-2 साल में जुड़ा है, मतलब पहले कोई नहीं पढ़ाता था बॉडी, है ना, ये 2-3 साल पहले रिसर्च हुआ है कि स्टमक का सबसे मेन हिस्सा जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉडी के नाम से बुलाते हैं। ये याद रखिएगा आप लोगों को, नया बात है, बस बहुत नया बात है, समझ में आ रहा है जम क्या होना चाहे, इसलिए आप लोग को याद रखना चाहिए कि बॉडी होता है, ठीक है। हम लोग को तुम लोग को सर किसी आप स्टमक का डिफिनेशन सुना ही नहीं रहे, क्या किसे कहते हैं स्टमक, किसे कहते हैं ओसोफेगस, किसे कहते हैं बकल कैविटी, इस सब का डिफिनेशन सुनना है ना। एक्चुअली में हम डिफिनेशन देंगे सबका, है ना, ये ऐसा डिफिनेशन जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं निकाल सके। तो देखिए स्टमक किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ पे HCl पाया जाता हो, रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर HCl फाउंड, यही डिफिनेशन है जिसका, जहाँ पे HCl पाया जाएगा उसी को स्टमक कहेंगे। अब कोई लड़का ये भी कहे सर जो खाना स्टोर करता है, भाई खाना स्टोर करना तो कोई जरूरी नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी खाना को रख ही सकता है, पर HCl तुमको सिर्फ और सिर्फ स्टमक में ही पाया जाएगा, यहीं पे स्टमक में बनता है और स्टमक में ही इसका यूज होता है। तो रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर HCl फाउंड इज कॉल्ड स्टमक, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टमक के नाम से आते हैं। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो 11th 10th ही पढ़ाएंगे कट करके ज्वाइन कीजिएगा, कट करके ज्वाइन करना है। हम लोग कह रहे थे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल एनालिसिस फोटोग्राफ का कर रहा है। हमने आपको बताया था यहाँ पे फेल्ट्रॉन होता है, फेल्ट्रॉन, फेल्ट्रॉन होता है, यहाँ पे बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद है ना फेरिंग्स था, ये था, आपको इस जगह को क्या नाम दिए थे हम लोग, फेरिंग्स, इसका नाम था फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद 2 पाइप आता है, एक का नाम क्या सर आपको ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस में मस्कुलर मूवमेंट चलता है और मस्कुलर मूवमेंट से खाना नीचे की ओर जाता है, और ये ओइसोफेगस आगे जाके स्टमक में खुलता है, स्टमक लेफ्ट साइड में होता है हम लोग का, और ये जे शेप जैसा दिखता है सर, है ना, ये जे शेप जैसा दिखाई देगा। और हम लोग का स्टमक में 4 हिस्सा होता है, जहाँ पे ओसोफेगस खुलता है ना उस जगह को कार्डियक बोलते हैं। तो कोई लड़का दिमाग ला, यहीं पे हम लोग का हार्ट होता है सर, इस वजह से यहीं पे हम लोग का हार्ट होता है, इसका नाम कार्डियक पड़ा। ये हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, फंडस, भविष्य में पता चलेगा इस सब का क्या काम है, और इसे आपको 10th में ये सब नहीं सुनना था। इसका नाम बॉडी है, उसके बाद इसका नाम क्या है सर आपको, है ना, ये आपको क्या है सर, इसका बॉडी हुआ, इस जगह का नाम क्या, पाइलोरिक है, पाइलोरिक के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, पाइलोरिक, पाइलोरिक के नाम से। अब तुम लोग का वैसे 10th से बाहर क्यों जा रहे हैं भाई, जरूरी है, क्योंकि हम जब आपको इसका, जब गाय भैंस का स्टमक के बारे में बताएंगे या रूमिनेंट एनिमल का जब स्टमक बताएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा सर, नाम बदलता है, मतलब थोड़ी देर बाद चलेंगे जब स्टमक अच्छे से समझाएंगे ना आपको, तो उस दिन हम बताएंगे कि रूमिनेंट एनिमल का स्टमक का अलग नाम है और हम लोग के स्टमक का अलग नाम है, हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं है, कर सकते हैं कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, है ना। नाउ देख इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब हम लोग इसके आगे जब जाते हैं तब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाका शुरू हो जाता है सर। स्मॉल इंटेस्टाइन जब देखते हैं सर हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पहला हिस्सा देखते हैं, उसका नाम ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम सी शेप जैसा दिखा रहा है, भले हम बना नहीं पा रहे हैं बट ये सी शेप जैसा होता है, ये भी करेक्शन हुआ एनसीईआरटी ने, पुराना एनसीईआरटी में यू शेप है, नया एनसीईआरटी ने सी शेप में इसको माना है जी, ठीक है, इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये भी नया शब्द आएगा आप लोग के सामने, नोट्स में सब बात लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बताए थे ड्यूडेनम के बाद थोड़ा सा ऐसे क्वाइल्ड करके होगा ये, ऐसे कल बता रहे थे ना फ्रूटी जैसे पीते हैं ना हम लोग, अभी देखिएगा बहुत सारा जो आपको नहीं पैक में आता है जो पाइप होता है, या शरबत पीने के लिए ना एक पाइप देता है जो थोड़ा सा आपको ये मोड़ा हुआ रहता है, इस तरह से कर्व जैसा रहेगा जी, ठीक है, ये इस तरह से कर्व जैसा दिखाई देगा, तो इसको जेजनम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जेजनम के नाम से बुलाते हैं, जेजनम, जेजनम। तो इसका डेफिनेशन बताएंगे हम लोग आपको थोड़ी देर में, और इसके बाद आप एक बहुत ज्यादा ही आपको क्वाइल्ड दिखाई देगा रीजन, ये जो क्वाइल्ड रीजन देख रहे हैं हम लोग, ये इसका नाम क्या आपको ईलम है जी, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं हम लोग, ईलम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। जेजनम के बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये जो रीजन देखते हैं इसका नाम क्या सर आपको ईलम है जी, ठीक है, ये तीन पार्ट हो गया सर, इसका नाम पहले बता देते हैं ईलम, है ना, इसका स्पेलिंग याद कीजिएगा, ईलम कहेंगे IL, है ना, EUM है ईलम, स्पेलिंग याद करना इसका जरूरी है, क्योंकि देखिए कमर का जो हड्डी होता है, ठीक है, इस जगह पे एक हड्डी का नाम है, उसका नाम क्या था, ईलम है, वहां पे स्पेलिंग ILIUM है,
ILI है ना UM है ना, ये है ना बोन ऑफ है ना, बोन ऑफ है ना, बोन सॉरी बोन ऑफ पीबिक बोन का नाम है। पीबिक कमर के हड्डी को कहते हैं, पीबिक बोन का एक पार्ट हो जाएगा इलम है ना, ILI UM हो जाएगा जी, ठीक है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं IL है ना, ILI UM है। यहाँ पे याद करना है एक बार, FMC जो था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्मी का जो कॉलेज था वो सब जो टेस्ट लेता था तो उसमें पूछा था कि कौन है ना डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक का नहीं, ये हड्डी का नाम है जी। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना। उसके बाद इस तीनों को मिला के क्या नाम देंगे सर हम लोग, है ना, आपको तीनों को मिला के ड्यूडेनम हुआ, जजनम हुआ और इलम, इस तीनों को मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। हार्ड नहीं लगना चाहिए, एनसीईआरटी 10th में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ये सब चीज, लेकिन सर बहुत ईजी है, इसको आप हार्ड नहीं मानिए। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, हम बताना चाहिए, देखो यहीं पे ऑल डाइजेशन अकर, ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेशन, खाना पचाने वाली जो भी बात होगा, हम नहीं कहते बड़ा सामान को तोड़ना है, छोटे छोटे पीस में तोड़ना है, इतना बड़ा सामान है इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ना है, वो कहाँ पे होता है सर, यहीं पे होता है ड्यूडेनम, सिर्फ ड्यूडेनम, हाँ सिर्फ ड्यूडेनम में ही ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेशन अकर, ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कितने जो जितने भी तरह के डाइजेशन है ना, अकर्स इन ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में ही हो जाता है सर, ड्यूडेनम में ही आपको देखने को मिलता है। तो फिर ये दोनों का क्या काम है, ये दोनों एब्जॉर्प्शन करता है, ब्लड में मिले जाने के लिए एब्जॉर्ब करता है। भाई खाली खाना तोड़ना ही काफी थोड़े है, उसको ब्लड में मिलाना भी तो होगा। मतलब जैसे देखो यहाँ पे जो भी कुछ खाई थी आप, उसको एकदम तोड़ देता है सर, सिंगल सिंगल पीस में तोड़ देता है सर, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और जब ये छोटा छोटा टुकड़ा टूट गया सर, जब यहाँ पे पहुंचता है ना इस सब जगह पे, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों सर, यहीं पे क्यों एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्लड पाइप बहुत करीब होता है और ब्लड पाइप बहुत नजदीक से गुजरता है यहाँ से। अब ब्लड पाइप जो नजदीक से गुजरता है ना, तो यहीं से डायरेक्ट खाना इसमें चला जाता है। लग रहा है दिमाग चलना था ना, यहाँ पे सेल होगा, जिस सेल को ना आपको खाना चाहिए होगा तो वो सेल को खाना यहाँ से मिल जाएगा। ब्लड ही ना खाना पहुंचाता है, याद करो ना पहला क्लास, जिसने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होता है सर खाने का, खाने का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड पाइप। तो सर जजनम और इलम खाना को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है, अब ब्लड से आपको सेल में पहुंच जाता है, टारगेट सेल तक, है ना जी। ये दोनों का काम क्या है सर, आपको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है ये। और ये जो है ना ड्यूडेनम क्या करता है सर, आपको डाइजेशन में मदद करता है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डाइजेशन में ये काम करता है और ये आपको एब्जॉर्प्शन में काम करता है जी। दिमाग लगाइएगा सब आदमी ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग आपको डिफिनेशन देंगे कि ड्यूडेनम किसे कहते हैं, इलम किसे कहते हैं, मतलब जजनम किसे कहते हैं। पर अभी तुम लोग फोटो देख रहे हो सर, नाम लंबाई भी बता दीजिए आप, लंबाई भी सबका देखते जा रहे हैं हम लोग। ये 25 सेंटीमीटर का होता है, मात्र 25 सेंटीमीटर का होता है ये, ठीक है, मतलब इतना बड़ा मिला देंगे इतना बड़ा होगा ये, है ना ड्यूडेनम। जबकि आपको जब जजनम देखते 1 से 2 मीटर का होता है, इसका देखिए, मतलब इस चीज को नमारोगी ना, नमार के एकदम सीधा कर दोगी तो ये आपको लगभग 1 से 2 मीटर का हो जाएगा ये, ठीक है। और इलम जो देखते हैं 3 से 4 मीटर होता है, डाटा वेरी कर सकता है पर डाटा एवरेजली इतना ही है, 3 से 4 मीटर के आसपास में होता है ना। देखो हम कभी भी ऐसे लिखते हैं ना डाटा, तो जो पहला डाटा होता है ये लड़की के लिए डिपेंड करता है, ये लड़का में होता है, ठीक है। मतलब 1 से 2 मीटर लिखे, मतलब इसका मतलब तुम लोग एवरेज 1.5 मीटर नहीं निकाल लोगी, है ना। तुम 1 मीटर लड़की के लिए मान के चलोगी और 2 लीटर है ना सर आपको लड़का के मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, 3 मीटर मान के चलेंगे लड़की के लिए, 4 मीटर मान के चलेंगे लड़का के लिए जी, ठीक है। पहले पर आज हम क्या बोलना चाहें। अब आइए इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है सर, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन जब देखते हैं हम लोग तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे सर, ठीक है। जब आप लार्ज इंटेस्टाइन मान लीजिए ऐसे जगह गए आप, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे घर में गए, एक के गेट है जाने का, जाने के बाद गेट बंद कर दिया, आप बोला कि आप तो एसी में रहो, आगे भागना है तो नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्लाइंड सैक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्लाइंड सैक, याद कीजिए। ऐसे कुछ रहता है ना, अगर याद किया सिलेंट्रेटा हाइड्रा पढ़ाए थे ना, तो एक ही रास्ता है जाने का, अब जाना है इसी रास्ते से, आगे कोई रास्ता नहीं है, मतलब आगे रास्ता बंद है। हाँ यू टर्न लेके बाहर निकल जाए अलग बात है, लेकिन सर आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा, मतलब उसके आगे पूरा बंद है ना। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लाइंड सैक के नाम से लाते हैं। ब्लाइंड सैक कहते हैं ना, एक ऐसा थैली जिसके आगे बंद है रास्ता, जैसे एक रूम में तुम घुसोगी, एक ही गेट लगा हुआ उसमें, इस हिसाब से मतलब उस रूम में जाके आप ट्रैप हो सकते हैं आप, मतलब रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, उसी रास्ते से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ वही बात है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का हम फोटोग्राफ देख रहे थे सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक लार्ज इंटेस्टाइन का इलाका शुरू हो जाता है सर। लार्ज इंटेस्टाइन में जब इलाका शुरू होता है सर, ये कुछ इस तरह से देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे ये ऐसा कुछ पॉइंट से बना होता है सर, ये हिस्सा जो देख रहे हैं, था जगह नीचे से थोड़ा कम ले रहे हैं, ये ऐसे हुआ ना, ये इस तरह से है ना, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हिस्सा जो देख रहे हैं, जहाँ पे हम औली रख रहे हैं, यहाँ पे जो झस रहा है ये इलाका,
ये इलाके का नाम सीकम है जी, ठीक है, सीकम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, सीकम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, क्लियर हो जाए हम क्या चाहें। तो सीकम जो देखते हैं हम लोग ये वो जगह है, इसको ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं हम लोग। वाई से ब्लाइंड सैक, क्योंकि इधर से तुम पहुंच जाओगी, ठीक है, पर है ना, आगे आपको नहीं आपको होगा जी, ठीक है, समझा रहा कहना चाहिए, मतलब क्या आगे का जो रास्ता देखते हैं सर, ये क्या है, ब्लॉकेज है जी, ठीक है, ब्लॉकेज मतलब आगे कुछ और है सर, मतलब सीकम एक ट्रैप है सर यहाँ पे, ट्रैप में ही रह जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो जाए कहना चाहे। आप पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक रुक जाओ, हम पानी था पीते हैं, हम बहुत बोल रहे हैं, पानी पीते रुक। तो हम बोल रहे थे कि आपको सीकम की बात कर रहे थे हम लोग। सीकम एक ब्लैंड सैक है। ब्लैंड सैक का मतलब क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग घुस गए हैं जी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक हिस्सा पड़ रहा है, इसका नाम क्या है, सीकम है ना। इसको सीकम एक ब्लैंड सैक है सर, यहाँ पे आपको ट्रैप होगा, मतलब सामान बहुत देर तक यहाँ रुका रहेगा और बाद में सामान को सोचता है कि आप बाहर करना है। अब देखो इस सीकम से क्या लेना देना हम लोग का है, हम लोग जब सीकम के बारे में जब पढ़ेंगे ना अच्छे से भी, ठीक है, बारी बारी से सबको डिटेल भी करेंगे, पर अभी हिंट्स टाइप का तुमको पढ़ा रहे हैं। जैसे कभी देखोगे ना कोई कचरा वाला सबके सामने, जैसे कोई हम कचरा फेंक के आते हैं ना, तो एक आदमी देखना उसे अपना झोला लेके रहेगा, उसी कचरा को देखता रहेगा और उसमें से जो अच्छा चीज निकलेगा उसको निकाल लेगा और फिर यूज कर लेगा, है ना। सच जैसे मान लीजिए आप अपने घर में भी जब पूरा झाड़ू लगाते हैं ना, और जो कचरा निकलता है ना, तो आप वो कचरा में भी आप एक बार चेक कर लेते हैं कोई अच्छा चीज तो नहीं ना है। मान लीजिए कि आपको यानी कि एक पेन का ढक्कन गिरा हुआ था और आपको लग रहा है कि नहीं वो मेरे लिए अच्छा चीज है, तो आप उसको हटा लीजिएगा ना, ठीक है, उसको फिर अपना साफ साफ करके फिर उसको यूज कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे भी है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जो पचना रहेगा, जो भी डाइजेस्ट होना रहेगा, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, नो फर्दर डाइजेस्ट, उसके बाद कोई डाइजेशन नहीं चलेगा, है ना। और जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो इस रास्ते होते हुए, है ना, ये ब्लू पेन है ना, ये अनडाइजेस्टेड सामान है, ये आपको आराम से इस रास्ते होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा सर, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को पार करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा सर। जब लार्ज इंटेस्टाइन में ये पहुंचेगा ना, जब यहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे पहुंचता है सर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहता है, उसका नाम हम ले रहे हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई है। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस कचरा में से ना सर आपको कुछ अच्छा अच्छा केमिकल निकाल लेता है। जैसे इस कचरा को देख करके, इस कचरा में जो अच्छा अच्छा सामान सब है उसको बाहर निकाल के विटामिन B12 में चेंज कर लेगा या विटामिन के में चेंज कर लेगा जी, ठीक है, विटामिन के में या विटामिन B12, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B12 आरबीसी बनाने में मदद करता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये दोनों चीज में इंपॉर्टेंट रखता है जी। विटामिन B12 का काम समझ में आया, विटामिन के का काम समझ में आया जी, ठीक है। ये आपको कहाँ पे बनता है, तुमसे हम ये पूछ रहे हैं कि भाई विटामिन B12 और विटामिन के ये कहाँ बनता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाला रीजन बनता है। अब तुम लोग विटामिन बी के का फुल फॉर्म क्या, के का कोई फुल फॉर्म नहीं है, अल्फाबेट है ये, है ना। और विटामिन B12 का भी कोई फुल फॉर्म नहीं है, 12 याद रखना है। हाँ, ये हमसे पूछिए कि विटामिन के का काम क्या है सर हमारी लाइफ में या हमारे बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। वो लोग जो पढ़े हो गए प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाता है, गलत पढ़े हैं आप लोग, सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं खून का थक्का जमाता है, 13 फैक्टर होते हैं जो खून का थक्का जमाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 टाइप्स के फैक्टर होते हैं, फैक्टर माने डीएनए, है ना, उसमें से विटामिन के भी एक फैक्टर है। विटामिन के आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, जैसे उंगली कट गया ना, अब आपका खून निकलते ही जा रहा था, डॉक्टर विटामिन के का सुई मार देगा तो ताकि आपका खून रुके, विटामिन ब्लड क्लॉट में ये मदद करता है। और विटामिन B12 भी है, विटामिन B12 भी है जो आरबीसी बनाने में मदद, अलग अलग काम है दोनों का। ये आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है और ये आपको क्या करता है सर, आपको विटामिन के को मदद करता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना, रहने दीजिए यहीं तक, ठीक है, इसका अगला क्लास अब होगा 5 मिनट के बाद, रहने देते हैं। अब थोड़ा सा और रह गया, लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा रह गया, उसको अगला क्लास से देखेंगे, ठीक है, रहने दीजिए, 5 मिनट बाद अगला क्लास से स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग दे देते हैं, अभी बंद करते हैं इसको।